Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes. बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के 50 सिद्धांत एवं उनके जनक। जी हाँ, ये ऐसे टॉपिक के मैं बारे में आज बात करूंगी जो ऑल टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपने सीटेट का फॉर्म भरा है या किसी भी स्टेट टेट का फॉर्म भरा है या रीट का फॉर्म भरा है या केवीएस DSSB NVS। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये सिद्धांत ऐसे होते हैं जो जल्दी याद भी नहीं होते हैं। तो आज हम ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी वे में इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो ये 50 सिद्धांत हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक सिद्धांत के बारे में और उसके बारे में भी कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था और इसमें क्या बताया था, इसके बारे में भी चर्चा करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सिद्धांत जो है, देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके जनक। इसमें हम सबसे पहला जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी मनोविज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जनक के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम विलियम जेम्स को जानते हैं। याद कर लीजिए जनक के बारे में, वो भी किसके जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स हैं। फिर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। अभी हमने बात करी कि मनोविज्ञान के जनक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मनोविज्ञान के जनक के बारे में विलियम जेम्स ऑप्शन में आता है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं मिल रहे हैं, अगर ऑप्शन में अरस्तु हैं, तो आप अरस्तु को भी मार्क कर सकते हैं। जी हाँ, और ऐसा नहीं होगा कि आपको जेम्स भी मिले और अरस्तु भी मिले, ठीक है। तो मनोविज्ञान के जनक के रूप में अगर ऑप्शन में अरस्तु है तो अरस्तु टिक करिएगा, नहीं तो विलियम जेम्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अभी हमने बात करी मनोविज्ञान का जनक, अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स या फिर अरस्तु हैं। थर्ड है आपका आधुनिक मनोविज्ञान, यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे, या तो विलियम जेम्स मिलेंगे या तो आपको अरस्तु मिलेंगे। तो टिक वही करिएगा जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स या फिर अरस्तु। फोर्थ है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक है, और हमने अपने वीडियो में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यानी कि जो थॉर्नडाइक जी ने दिया था उसको हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और हाँ गाइज, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर है 5वें नंबर पे बात करेंगे हम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये भी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, मिलता जुलता ही है दोनों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट हम बात करेंगे संयोजनवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या है, थॉर्नडाइक, यानी कि संयोजन कैसे, दो चीज़ों का कैसे संयोजन हुआ, इसके बारे में भी किसने बात करी थी, थॉर्नडाइक ने। फिर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी क्या है, थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि एक जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत आप कह सकते हैं, ठीक है, वो भी किसका है, थॉर्नडाइक का है। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक अगर पूछा जाए तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक जो हैं वो विलियम जेम्स हैं, ठीक है। और 9th है आपका SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है। तो अभी हमने बात की थी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सिद्धांत, तो उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक जी हैं। फिर 10th है आपका अधिगम बंध का सिद्धांत। तो अधिगम बंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो देखिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकार्यवाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और बाकी संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया, SR थ्योरी, अधिगम बंध, ये सारे सिद्धांत किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। आगे हम बात करेंगे संबंधवाद का सिद्धांत। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था, ठीक है।
और थॉर्नडाइक का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है वो है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। बहुखंड या फिर कभी कभी आपको एग्जाम में मिल जाएगा बहुतत्व, ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो बहुखंड पढ़ा था थॉर्नडाइक, लेकिन यहाँ तो बहुतत्व आ गया। तो बात एक ही है, चाहे वो बहुखंड बुद्धि सिद्धांत हो या फिर बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत हो। देखिए बहुखंड और बहुतत्व जो बुद्धि का सिद्धांत है दिया तो थॉर्नडाइक नहीं था, लेकिन और कभी कभी इसको देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आप अपनी जानकारी के लिए भी याद रखिएगा, इसे हम बालू के टीले के समान इस सिद्धांत को कहा जाता है, यानी इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर। फिर हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है। सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण किया था, कितनी बुद्धि लब्धि किस बच्चे की होगी, तो वो मंद बुद्धि माना जाएगा, श्रेष्ठ बुद्धि माना जाएगा, या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि में उसके अंतर्गत वो आएगा। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में हम बिने को हमेशा याद रखेंगे। बिने जो है उन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है। और बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी हम बिने को कहते हैं। क्लियर। फिर है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। देखिए बुद्धि का एक खंड जो सिद्धांत है उसमें जो है उसके सिद्धांत के जन्मदाता सबसे पहले आप लोग देख लीजिए वो बिने हैं। और बिने ने एक खंड बुद्धि में क्या कहा था कि बुद्धि सिर्फ एक खंड से मिलकर बनी हुई है, यानी कि बुद्धि एक अखंड और अविभाज्य तत्व से निर्मित है। और जब बिने ने बताया कि बुद्धि एक खंड से मिलकर बनी हुई है तो इनका समर्थन भी किसने किसने किया, टर्मन, स्टर्न और साइमन ने भी इनका समर्थन कर दिया था कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक तत्व से मिलकर बनी हुई है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक। तो बिने साइमन, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो हैं वो हैं बिने और साइमन। इन दोनों ने मिलकर बुद्धि परीक्षण किया था। कौन सा, बिने और साइमन। क्लियर। नेक्स्ट, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। अभी तक हमने बात करी थी, बिने ने क्या कहा था, एक खंड बिने ने बताया था कि सिर्फ एक खंड है, वो भी क्या है, अखंड और अविभाज्य है, यानी कि उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ कही थी बिने ने। लेकिन अब हम फिर से बात कर रहे हैं क्या, कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो दो खंड सिद्धांत किसने दिया था, दो खंड कहा था आपके स्पीयरमैन ने। अब वो दो खंड कौन कौन से थे, तो देखिए स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत में क्या कहा है कि बुद्धि एक से नहीं मिलकर बनी। इन्होंने बिने के सिद्धांतों का खंडन किया है, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि बुद्धि एक तत्व से नहीं बल्कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। और वो तत्व कौन कौन से हैं, अभी देखिए हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत। तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत को कौन किया था, स्पीयरमैन ने। इसका समर्थन जो है वो स्पीयरमैन ने किया था। देखिए इसमें सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत में स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि जो है वो दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है। कौन दो तत्व है, एक है आपका जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य तत्व, और दूसरा है आपका स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट तत्व। अगर हम इसकी बात करें तो जी और एस फैक्टर की बात जो करी थी वो स्पीयरमैन ने करी थी। इनके हिसाब से बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये दिया था आपका गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने कहा था कि बुद्धि को हम तीन कारकों से नाप सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो तीन कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले इन्होंने बात करी थी विषय वस्तु की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन्होंने बात करी थी विषय वस्तु की। विषय वस्तु बोले तो कंटेंट की बात करी थी, ठीक है। और फिर जो दूसरा खंड जो समझाया था वो था संक्रिया कहें तो ऑपरेशन, ठीक है, ये इनका दूसरा तत्व था। और जो तीसरे तत्व की इन्होंने बात करी थी वो था उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो ये तीन सिद्धांत इन्होंने बताए थे, तो इसीलिए इसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार बुद्धि जो है वो तीन सिद्धांतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, यानी कि कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये तीन चीज़ों से मिलकर बुद्धि बनी होती है। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो ये भी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था।
क्लियर। आगे चलते हैं हम समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। अभी तक देखिए हमने एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत की बात करी थी हमने। अब हम बात करेंगे समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो थर्स्टन ने किया था। अब थर्स्टन ने क्या बताया कि ना तो बुद्धि एक इकाई से मिलकर बनी हुई है, ना तो बुद्धि 2 और 3 इकाई से मिलकर बनी हुई है, बल्कि बुद्धि जो है वो इकाइयों का एक समूह है। ये पूरा का पूरा एक समूह है जिससे बुद्धि बनी होती है। ठीक है, तो समूह खंड की अगर बात करें तो याद रखिएगा समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। आगे बात करेंगे प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो थॉमसन ने दिया था। अब देखिए प्रतिदर्श बुद्धि के सिद्धांत में थॉमसन ने क्या कहा था? इनके हिसाब से यानी कि इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्ति में अनेक योग्यताएं होती हैं, ठीक है, परंतु जब वह किसी कार्य का संपादन करता है तो उस कार्य के संपादन में अपने सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श ले लेता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नमूना ले लेता है, ठीक है, और एक नवीन योग्यता वो बना लेता है। इसी के हिसाब से इन्होंने क्या कहा था? इसको बुद्धि को प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत कहा था, जो कि थॉमसन ने कहा था। क्लियर। अब हम बात करेंगे पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। तो पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एवं वर्नन ने दिया था, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक जो हैं वो हैं विलियम स्टर्न। तो विलियम स्टर्न ने क्या बताया है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र इन्होंने दिया है। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो देखिए मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और शारीरिक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात को ही क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहा जा सकता है। और बुद्धि लब्धि का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, IQ इज इक्वल टू क्या होता है? MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्या होता है? C और A, CA बोले तो क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। IQ यानी बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? विलियम स्टर्न थे। नेक्स्ट है हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक के रूप में हम विलियम वुंट को जानते हैं, ठीक है, और इन्हीं का एक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुंट हैं, ठीक है। और फिर इससे तो आप सब लोग परिचित होंगे, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक। संज्ञान की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे जी हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इससे रिलेटेड जो इनका कंसेप्ट है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग एक बार प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन प्याजे जी ने दिया था, ठीक है। अब जीन प्याजे जी ने क्या बोला था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है उसका संज्ञान यानी कि उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता जो होती है वो वैसे वैसे बढ़ती जाती है, ठीक है। और फिर इसी में एक आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी कौन है? जीन प्याजे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता, ठीक है। तो देखिए मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? अब मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? एक संवेग, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो संवेग या आप कह सकते हैं कि इमोशंस से संबंधित होती हैं, ठीक है। और मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर बात करें तो इसके जन्मदाता को हम जो जानेंगे वो है विलियम मैकडूगल, ठीक है। और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था। जैसे इसमें आप पलायन, आत्म प्रदर्शन, सामूहिकता, युयुत्सा यानी कि युद्ध करने की जो इच्छा है, ये सब जो है वो कुल मिला के 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएं आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये स्किनर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने चूहे पे जो प्रयोग किया था उसी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी आपके स्किनर ने दिए थे। फिर आपका आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव ने दिया था और इसी सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। फिर है आपका प्रबलन का सिद्धांत। तो प्रबलन का सिद्धांत CL हल, कहीं कहीं आपको हल भी सिर्फ दिखाई देगा तो वो भी क्लियर होगा, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था, क्लियर। फिर है आपका सबलीकरण का सिद्धांत। तो सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो हल ने दिया था। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो भी हल ने ही दिया था। अब देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो तो हल ने दिया था, ठीक है। लेकिन ये पुनर्बलन का सिद्धांत में होता क्या है? तो देखिए जब कोई बच्चा जो है वो कोई भी क्रिया वो करता है और क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। बिल्कुल, इसे हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। फिर हम बात करेंगे किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। थोड़ा सा किंडरगार्टन के बारे में भी देख लेते हैं हम। देखिए किंडरगार्टन क्या है? ये एक बच्चों का बगीचा आप कह सकते हैं, यानी छोटे बच्चों के लिए एक शिक्षा का जो रूप है उसे ही हम क्या कहते हैं? किंडरगार्टन। ये कितने साल के बच्चों के लिए? प्री स्कूल को ये बताती है, यानी कि प्रारंभिक बचपन की जो शिक्षा होती है उसके अनुसार ये 6 और 7 साल से कम उम्र के बच्चों का है, यानी कि प्री स्कूल के बच्चों का ये इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था एरिक्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक्सन ने कहा क्या था, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था कि देखिए आपका जो पूरा जीवन है, ये जो पूरा जीवन विकास है वो 8 चरणों से होकर गुजरता है। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 8 चरणों की बात करी थी, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध। ये कुछ सिद्धांत इन्होंने यानी कि चरण जो बताए थे वो 8 चरण बताए थे और इन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो पूरा जीवन है वो विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। नेक्स्ट चलते हैं हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोफ्फा, कोहलर और वर्दीमर, यानी कोहलर, वर्दीमर और कोफ्ता ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी दिया था। और देखिए इसी अंतर्दृष्टि सिद्धांत को कभी कभी हम कोहलर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसी को कभी कभी हम क्या कह देते हैं? कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। और इसी को कभी कभी गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, क्लियर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर है हमारा डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलन पार्क हर्स्ट। देखिए डाल्टन विधि क्या है? तो एक डाल्टन योजना, यानी कि ये शिक्षण का एक कंसेप्ट है जिसे क्या अमेरिका की एक शिक्षण शास्त्री कह सकते हैं आप, हेलन पार्क हर्स्ट, इन्होंने ही सबसे पहले इस योजना को शुरू किया था। और इसमें क्या होता था कि 8 से 12 वर्ष के बीच की एज वाले जो बच्चे होते थे उनके लिए एक नई शिक्षा योजना इन्होंने बनाई थी जिसको हम डाल्टन विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? मिस हेलन पार्क हर्स्ट। फिर है आपका मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये भी देखिए एक शैक्षिक दृष्टिकोण से ये मॉन्टेसरी विधि बहुत ही उचित साबित हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि एक मिश्रित उम्र कक्षा के साथ काफ़ी हद तक बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 2.5 या 3 वर्ष से कम 6 साल की उम्र तक इसमें बच्चे रहने चाहिए। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। तो कभी मत भूलिएगा मॉन्टेसरी विधि है और मॉन्टेसरी यानी कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी इसकी क्या है? प्रतिपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत, जिसको दिया था नॉम चॉम्स्की ने।
तो देखिए इन्होंने क्या बताई थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन में बहुत पहले आरंभ हो जाती है। यानी कैसे, एक छोटा जो एकदम ही छोटा बच्चा होता है, बिना किसी भाषा के वो जन्म लेता है, लेकिन क्या होता है 10 महीने या 11 महीने जाते जाते वो जो है क्या करता है, बोली गई बातों को अन्य ध्वनियों से अलग करने में सक्षम हो जाता है। यानी एक भाषा का जो विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से बच्चे के अंदर होता है। तो भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया था वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो दिया था वो मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक। अभी हमने पीछे बात करी थी, 1 मिनट आपको दिखा देते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसी को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक कोफ्फा, कोहलर और वर्दीमर हैं। ठीक है, तो यही है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ही गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब फिर नेक्स्ट है आपका ब्रेल लिपि के प्रतिपादक। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक जो है वो है लुई ब्रेल। देखिए थोड़ा सा ब्रेल लिपि के बारे में देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेल लिपि। देखिए ब्रेल लिपि एक ब्रेल पद्धति जो है एक तरह की लिपि है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो नेत्रहीन, विश्व भर में जो नेत्रहीन होते हैं, यानी कि जो नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छू कर, यानी वो क्या करते हैं, जो जिन बच्चों को या फिर जिन व्यक्तियों को जो देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल लिपि है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। किसमें, ब्रेल लिपि में। इसमें क्या करते हैं, मोटे मोटे अक्षर लिए जाते हैं, उसी से ये लोग क्या करते हैं, जो नेत्रहीन लोग रहते हैं वो लोग बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शरीर रचना सिद्धांत। तो शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था, शेल्डन ने। तो याद हो जाएगा इजली, क्योंकि श से शरीर भी है और श से शेल्डन भी है। ठीक है, तो देखिए शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक जो शेल्डन थे, इन्होंने क्या कहा था कि शारीरिक गठन और शरीर रचना के आधार पर एक जो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बनती है, उसकी व्याख्या इन्होंने करी थी। इनका मानना था कि जो शरीर रचना और व्यक्तित्व के गुणों के बीच जो है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यानी कोई व्यक्ति जो होता है, शारीरिक गठन के आधार पर ही इन्होंने व्यक्तियों का वर्गीकरण कर दिया था। इनके हिसाब से कोई गोल आकृति का, कोई आयताकृति का, कोई लंबाकृति आदि में विभक्त हो जाता है। तो इन्होंने शरीर रचना से ही क्या क्या किया था, व्यक्तित्व का मापन कर डाला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका भाषा विकास का सिद्धांत। तो पीछे शायद हो चुका है, भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की जी ने दिया था। फिर नेक्स्ट है आपका और लास्ट है आज का शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक। तो शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट हैं। देखिए शील गुण सिद्धांत से क्या किया जाता था कि मानव व्यक्तित्व के अध्ययन का ये एक तरीका माना जाता था। क्या, शील गुण। शील गुण सिद्धांत से ही शील गुणों के मापन को महत्व दिया जाता था। यानी कि व्यवहार, विचार, भावना, इनको क्या कहते हैं, इनको शील गुण कहते हैं। तो क्या होता था कि शील गुण सिद्धांत से ही एक व्यक्तित्व का मापन किया जाता था कि वो किस व्यक्तित्व का इंसान है। ठीक है, तो ये था शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ऑलपोर्ट थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं उनके जनक के बारे में हमने चर्चा करी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे। थैंक यू।